हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्लोब क्या होता है, उसमें जो इमेजिनरी लाइंस हैं उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि हम किसी भी कंपटीशन या फिर जब हम पढ़ने जाते हैं तो ज्योग्राफी के विषय में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जो आपका ग्लोब्स है, ग्लोब क्या है और ग्लोब पर जो पड़ी हुई लाइनें हैं वो लाइनों का क्या मतलब होता है। तो बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बढ़ेंगे जीरो से लेके एबव लेवल तक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ग्लोब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्लोब, ये आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें आपको अक्षांश व देशांतर, ग्लोब अक्षांश को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो जैसे कि बताया गया है कि ग्लोब क्या है, तो हम ये नहीं मान सकते कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक कल्पना है, क्योंकि ग्लोब को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक वास्तविक पृथ्वी का प्रतिरूप मतलब एक, आप किसी चीज़ को वास्तव में उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, तो इसलिए वो ग्लोब को आप एक वास्तविक पृथ्वी का ढांचा बता सकते हो। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि पृथ्वी सौरमंडल में हमारे सीधे नहीं रखी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो देखते हैं इसी प्रकार से वो भी, इसीलिए हम कह सकते हैं वो एकदम ग्लोब में भी हम देखते हैं कि 23.5 पे वो झुका हुआ है, क्योंकि वो उसका वास्तविक ढांचा मात्र है। देखिए ये आपका हो गया ग्लोब। होना तो चाहिए ये, बट ये ऐसे ना हो करके अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इसी कारण जब ये राउंड करती है, मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन, और वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। तो पृथ्वी में कितनी गतियाँ होती हैं, दो गतियाँ। अगर रिकैप करने की कोशिश करें तो पिछले अध्याय में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन को आप रोटेशन बोलते हो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आप परिभ्रमण करता है। दो गतियां हैं, ये पिछले अध्याय की बात है। तो अब हम जानेंगे कि पृथ्वी के बारे में, लाइनों के बारे में जानते हैं। तो ये आपका ग्लोब हो गया, और ये 23 डिग्री एक्सिस पे क्या है, झुका हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस तरीके से होता है ना ग्लोब। तो अब हम बात करते हैं कि होता क्या है। आप जान गए कि ग्लोब क्या होता है। अब इन लाइनों को क्या कहते हैं, ये आपका हो गया एक्सिस, इसको हम अक्ष बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, जैसे हम एक गोला लें, उसके सिरे को जब हम पिन डालें और वो एक पोल से दूसरे पोल से निकलता है, तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। और उस एक्सिस को हमने नॉर्थ एंड साउथ कर दिया, अर्थात ये उत्तर साइड जो है उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी इस पे लाइनें हैं, कुछ पड़ी हुई लाइनें हैं, कुछ खड़ी हुई लाइनें हैं। जो वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली माने ऐसे जो लंबवत जो पड़ी लाइन है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखा, और कुछ रेखाएं ऐसे पड़ी हैं, ठीक, ये आपका लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। तो पहले हम चलिए देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। पहले हम अक्षांश देखेंगे,
फिर उसके बाद देशांतर देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इनका, समय पे क्या होता है, लोकेशन पे कैसे करते हैं, इन सब बातों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ग्लोब है। हम जानते हैं कि इस तरीके की लाइनें जो पड़ी है इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। जो पड़ी हुई लाइन है जो सबसे 0 डिग्री है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऐसे आप कई सारे, जैसे अगर हम कोई बॉल ले लें और वहाँ से हमको एंगल पे कोण बनाएंगे, कोणीय माप, जैसे 1 डिग्री यहाँ पे अगर मैंने एंगल बनाया 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इस डिग्री को बनाने के साथ साथ यहाँ पे एक पड़ी हुई लाइनें खींचे, जैसे इस तरीके से 1 डिग्री के साथ 1 2, इस तरीके से करके 90 इधर और 90 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 90 नॉर्थ साइड एंड 90 साउथ साइड। तो 180 लाइनें जो है आप कोणीय माप को लेके बनाया गया, उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लाइनों का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम ये बाद में बताएंगे कि उन लाइनों का क्यों महत्व है। तो हम जानते हैं कि ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन हो जाता है 23.5। 23.5 ही क्यों, क्योंकि 23.5 का एक विशेष महत्व है, उस विशेष महत्व को मैं बाद में बताऊंगा। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, इसको एक उत्तरी अक्षांश को आप कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, अब यही अगर 23.5 अंश इधर आ जाए, अब 23.5 अंश मतलब क्या, कि आप ये केंद्र से होके 23.5 अंश का एंगल बनाता है जहाँ पे आप साउथ साइड, इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है इसलिए उत्तरी अक्षांश और ये साउथ साइड है इसलिए हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। इसको हम मकर रेखा कहेंगे। ठीक, इसके बाद फिर यदि हम चले तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, इसको हम कहेंगे 66.5 अंश। 66.5 अंश ये क्या हो जाएगा, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसको हम क्या कहेंगे, मकर रेखा, मकर रेखा। और यहाँ पे भी एक होता है मकर रेखा या फिर दक्षिणी ध्रुव रेखा, इसको और एक नाम से जानते हैं दक्षिणी ध्रुव रेखा। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव रेखा या फिर इसको मकर रेखा नहीं कहते, हाँ मकर रेखा। तो ये आपका हो गया ना, इसको आप दक्षिणी ध्रुव रेखा कहेंगे, आप इसको उत्तरी ध्रुव रेखा कहेंगे। ठीक, और ये आपका पोल हो गया। तो इनका क्या विशेष महत्व है इसके बाद देखेंगे। ये आपका अक्षांश, अब हम देखेंगे कि कितने अक्षांश रेखाएं हैं। तो हम देखते हैं ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक हो गया, ठीक, और इधर से 90 डिग्री अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री इधर 90 लाइंस हो गई और इधर 90 लाइंस हो गई, बट ये भी 0 हम एक रेखा ही है तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे।
तो ये टोटल कितना हो जाएगा 181, अर्थात 181 जो है टोटल अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच में हम देख रहे हैं कि जो सबसे, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के बीच में बात करें ये, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सर्कल होगा सबसे बड़ा होगा बीच में। अगर पृथ्वी को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया साउथ पोल का अगर ले लें, और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल वाला वो हो गया गोला। यदि हम साउथ पोल का गोले की बात करें तो ये जो अर्धवृत्त का है ये सबसे बड़ा इसका डायमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसका जो व्यास होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे बीच में है, ये डायमीटर है। अब जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की साइड जाएंगे वो सर्कल छोटा होता जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ से एंगल खींचेंगे तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पे कट बनेगा, और करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये एक बिंदु का रूप ले लेगा। चलिए समझाते हैं इसको मिटा के, क्योंकि इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छी तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे ये हो गया 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया आपका 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और ये आपका हो गया 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और ये आपका 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। अगर हम बात करें तो ये हम देख रहे हैं चलते चलते यहाँ पे एक बिंदु का रूप ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी एक बिंदु है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी एक बिंदु का रूप ले लेता है। इनको भी हम काउंट में करते हैं, क्योंकि 90 + 90 + 1, तो टोटल नंबर्स ऑफ टॉपिक आपका लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 181। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन्हीं को हम क्यों कैटेगराइज किए हैं। तो इनका एक आधार पे कैटेगराइज किए हैं। किसके आधार पे? ये तापकटबंधीय के आधार पे बांटे गए हैं। तापकटबंधीय क्या होता है तो देखते हैं। टेम्परेचर के आधार पे जो है इनको हम बांटे हैं, क्योंकि मान लीजिए इनको इस तरीके से, यहाँ मान लीजिए आपका सन है, ये आपका सन है। सन की जो रेखाएं हैं, सन चूँकि यहाँ पे है तो यहाँ से इसकी क्या होगी, सीधी पड़ रही है, तो यहाँ इस पार्ट में क्या होगा, सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, सबसे अधिक गर्मी पड़े। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इतने क्षेत्र में क्या होगा, इतने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है, उष्ण मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म, कटिबंधीय क्षेत्र, इतने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ये आपका कौन सा लाइन था, कर्क रेखा, और ये आपका मकर रेखा। तो कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पे लाइन क्या पड़ रहा है, तिरछी पड़ रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें पड़ती हैं, उष्ण प्लस शीत। न तो ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, न तो ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण। जब देखिए इसको हम देखे रहेंगे तभी हम आगे, जब पृथ्वी का मूवमेंट होगा तब हम बताएंगे कि कैसे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। उसके बाद इसी के आधार पे जलवायु को हम बांट सकते हैं, इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि कैसे फसलों को
को पाया जाता है, इसी के आधार पर सब कुछ परिवर्तित होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत क्लियर होने की आवश्यकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, बहुत तेजी। तो इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, इतने पार्ट को हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे। तो हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय का क्या क्षेत्र होता है। तो हम 3 पार्ट निकालिए। यहाँ पे क्या हो गया, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत उष्ण कटिबंध। उसके बाद यदि हम बात करें 23.5 अंश से 23.5 से 66.5, यदि हम कहें कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी रेखा, यानी 23.5 अंश से 66.5 डिग्री के मध्य क्या हो जाएगा, और नॉर्थ और साउथ दोनों, इतना इस साइड, इतना इस साइड और इतना इस साइड, आपका ये वाला फील्ड क्या है, ये वाला आपका क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। अब यदि हम बात करें ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका 66.5 अंश से 0 अंश क्या हो जाएगा, 0 अक्षांश भी इसको बोलते हैं, 0 अक्षांश नहीं 90 डिग्री, या फिर इसको दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। तो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेके दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा, 66.5 अंश से दक्षिणी अक्षांश से लेके दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे जो सूर्य की रेखाएं हैं बिल्कुल ही स्लोप में पड़ेंगी, सबसे तिरछी पड़ेंगी या फिर न के बराबर पड़ेंगी। यही रीज़न है कि इस क्षेत्र में जितने भी एरिया आते हैं हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं। तो ये आर्कटिक, अंटार्कटिक जैसे द्वीप यहीं पे पाए जाते हैं, देश पाए जाते हैं, जो कि 24 घंटा यहाँ पे हिमाच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेके दक्षिणी ध्रुव तथा 66.5 अंश आपका ये उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव, ये हो गया 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव के बीच की लाइन। तो अक्षांश के विषय में हमको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब से सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अब यदि हम जानना चाहेंगे कि भारत का लोकेशन कहाँ पे है, तो भारत का लोकेशन यहाँ पे है। जैसे यदि हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे, देशांतर रेखा यहाँ से होके जाएगी लंबवत परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर जो लाइन पड़ी है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। ये हम अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत के लोकेशन का, अपने इंडिया के कारण लोकेशन का मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, इसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छे से देशांतर। तो अपना जो भारत है यहाँ पे कर्क रेखा होके हमारे भारत से गुजरती है बीच से। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके से इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो कर्क रेखा है यहाँ से होके गुजरता है। तो यहाँ पे कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, या फिर आपको छोटे में भी ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमारे भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। और पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम जानते हैं कि भारत में ऐसे होकर गुजरती है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे यहाँ से अगर कर्क रेखा गुजरती है तो सबसे पहले आता है गुजरात, इस साइड गुजरात। तो सबसे पहले 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद होना चाहिए। तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ता है, राजस्थान का बहुत छोटा पार्ट काटता है तो राजस्थान हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पार्ट, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से गुजरते तो यहाँ से बड़ा वाला पार्ट जो है मध्य प्रदेश से होके जाता है। तो यदि कई बार पूछते हैं कि कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो क्या आंसर होगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी। फिर उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद आएगा झारखंड। फिर उसके बाद जो नेक है आपका मिज़ोरम और त्रिपुरा ही है ना,
हाँ, मिजोरम और हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा ये कन्फ्यूज़न हो रहा था, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से 2 राज्यों को काटती है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो हमने देख लिया कितने राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 2 राज्यों को, जो आपका पश्चिम बंगाल की इस साइड है, जो बांग्लादेश है, वहाँ पे 2 राज्यों को काटती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि इस कर्क रेखा से होके गुजरता है। तो जो गुजरात है, गुजरात के 2 शहर हैं, गांधीनगर से होके गुजरता है, गांधीनगर, और भोपाल से होके जो है गुजरता है। यदि हम बात करें कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की राजधानी से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, तो वो आपका झारखंड हो जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरता है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में। कर्क रेखा से इतना हो सकता, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आगे ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही ऋतुओं में, और इसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। चलिए, देशांतर रेखा। या लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड होता है जो पृथ्वी पे खड़ी हुई रेखाएं हैं, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपका ग्लोब हो गया, ये जो लाइन हो गई इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे, या तो यामोत्तर रेखा कहेंगे, यामोत्तर मानक रेखा इसको कहते हैं। अब बात करते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। तो अक्षांश और देशांतर में बहुत जानने वाली बात है। जो अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं ऐसे थी, मतलब उनका जो रेखाएं थी, रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रेखाएं हैं ऐसे, तो हम देखते हैं ये 0 है। यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं अगर पूरा एक सर्कल बनाएंगे तो कितने डिग्री एंगल का कोण बनेगा, 360। तो ऐसे करते करते 1 डिग्री में एक देशांतर आपका हम बनता है। तो 180 पूर्व साइड प्लस 180 पश्चिम साइड। तो हम कह सकते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। 180 पूर्वी गोलार्ध में, जो 0 अंश देशांतर है, देशांतर के इस गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। जिस प्रकार से आप अक्षांश में देख रहे थे कि जो अक्षांश था, चलिए उसको छोड़ दीजिए, नहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। यदि 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो पूर्व साइड पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण साइड दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से 180 आपका हो जाएगा पूर्व, इधर 180 लाइनें और 180 लाइनें पश्चिम साइड। तो आपका टोटल देशांतरों की संख्या क्या हो जाएगी, 360। अब यदि हम बात करें, देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकी दूरी क्या होती जा रही, इनकी दूरी
हमेशा ध्रुवों पे क्या होती जा रही, कम। लेकिन यहाँ जानने की बात यह है कि जो इनकी रेखाएं हैं वो सभी जगह बराबर हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनकी जो, अगर हम इस साइड लेंगे और उस साइड लेंगे तो इनकी जो लाइन होंगी सभी समान होंगी। तो यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में बन जानी चाहिए फैक्ट, कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है सभी जगह पे असमान होती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी जगह पे सभी लाइनें क्या होती हैं, समान होती हैं। वो अनइक्वल होता है जबकि ये इक्वल होता है, जबकि वो समांतर होता है। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो क्या होता है, समांतर होता है। एक रेखा ये खींच दिया, एक रेखा ये खींच दिया, एक रेखा ये खींच दिया। जो गोलार्ध के बीच में समान होते हैं उनकी दूरी जो है समान होती है, जिस कारण से वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ध्रुवों पे मिल रही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको मेन करके याद कर लेनी चाहिए कि पहले तो हम उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में किस बात को करेंगे कि वो जो है उनकी जो लंबाई होती है वो असमान होती है, जबकि इनकी लाइनें समान होती हैं, और वो समांतर होती हैं और ये असमांतर होती हैं क्योंकि ये ध्रुवों पे मिलती हैं। मैंने बताया था ना कि वो जो 0 अंश अक्षांश या भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा गोलार्ध होता है। वो बहुत बड़ा गोला होता था और उसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते थे उसकी जो लंबाई है वो क्या होती थी, वो कम होती जाती थी। तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते थे 90 अक्षांश एक बिंदु के रूप में हो जाता था, जबकि देशांतर होती थी, देशांतर में आपका समान रहता है, लेकिन ध्रुवों पे उसकी दूरी कम हो जाती है, जबकि ये क्या होता है, असमांतर होता है। तो आप जानिए क्या समांतर, असमांतर और लंबाइयों के हिसाब से अक्षांश देशांतर व लंबाई ऊंचाई के आधार पे अक्षांश देशांतर। इसको आप रिपीट करके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अब देशांतर का महत्व क्या है। देशांतर का सबसे ज़्यादा महत्व समय को डिटरमाइन करने में है। अब हम बताएंगे कैसे समय, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा तो कर रहा है, लेकिन सूर्य का परिक्रमा करते के साथ साथ वो अपने धुरी पे भी अर्थात अक्ष पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो यदि हमारा सूर्य यहाँ पे होगा तो अगर इस साइड यदि हम टार्च या फिर सूर्य, आप प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से, यदि हम गोलों को जब टार्च लगा के देखें तो और बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे तो एक साइड क्या रहेगा, दिन, और एक साइड रात रहेगा। तो हम एक समय को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक देशांतर पे, क्योंकि एक देशांतर पर तो सभी जगह सेम पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि एक देशांतर पे सभी समय जो है इक्वल कर देंगे। तो देशांतर की महत्वपूर्ण भूमिका समय का निर्धारण करने में होता है। अब देखते हैं समय का निर्धारण किस तरीके से होता है, इसको समझिए। देखिए किस प्रकार से होता है समय का निर्धारण। हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, गोलोब है, उसमें कितनी रेखाएं देशांतर है, उसमें 360 देशांतर रेखाएं हैं। यदि हम 360 देशांतर रेखाओं की बात करें तो, और पृथ्वी अपने धुरी पे कितने चक्कर लगा लेती है, कितने घंटे में चक्कर लगा लेती है, तो 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। तो हम बात करेंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक। ये आपका मान लो 15 डिग्री या 10 डिग्री देशांतर हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया, सॉरी ये तो पश्चिमी देशांतर हो गया, और ये 10 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, और जबकि ये 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री को ये एक, देखिए आप देशांतर रेखाओं की ज़रूरत के ऊपर, ये एक काल्पनिक और लोकेशन की दृष्टि से और समय को निर्धारण करने में इन रेखाओं को काल्पनिक रूप से मान लिया गया है। इस पर कोई पृथ्वी पे हमारी लाइनें नहीं, लेकिन ग्लोब में समय का निर्धारण और दिन रात को जो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, इस आधार पे कन्वीन होने के लिए, सुविधाजनक रूप से करने के लिए इसको जो है मान लिया गया है। अब यदि हम बात करें
इस लाइन के बीच में, तो हमने बताया कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम जाता है यदि सूर्य का प्रकाश। तो हम देखेंगे कि एक जो देशांतर होगा तो एक देशांतर में कितने समय का अंतर लगा। तो हम जानते हैं 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाता है। तो हम ऐसे देख सकते हैं 360 में 24 घंटे, घंटों को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो एक अंश देशांतर को कितना समय लगेगा, तो 24 360। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि एक अंश में कितना मिनट लेता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6/4। तो हम देख लिए कि एक अंश में 4 मिनट, ये आप मिनट में परिवर्तित किए हैं तो मिनट हो गया। तो हम जब एक देशांतर मुड़ता है अपना पृथ्वी तो कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। यदि 15 अंश में क्या हो जाएगा, 60 मिनट का। अब हम इससे आंकड़ा लगा लिए कि यदि हम 15 देशांतर, यदि इसको मान लिए 15 हो गया और ये हो गया आपका 15, तो हम जैसे ही इस साइड आएंगे 15, तो हम 1 घंटा इस साइड आ जाएंगे पीछे, और इस साइड आएंगे तो 1 घंटा आगे आ जाएंगे। अब पीछे और आगे का कॉन्सेप्ट में भी उसका रीजन है। रीजन ये है कि जब पाया गया कि सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है तो हर देशांतर पे समय परिवर्तित हो रहा है, तो माना गया कि कहाँ, तो इसको एक मानक रेखा मान लिया गया। ये 0 डिग्री क्या है, एक मानक रेखा, जो कि लंदन के ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक एक वेधशाला है, वहाँ से होकर ये गुजरता है। इसको एक मानक रेखा मान लिया गया है। तो उसके जो पूर्वी गोलार्ध है उसको समय को आगे बता दिया गया, और पश्चिमी गोलार्ध में जो समय है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है किस दिशा से किस दिशा की ओर घूम रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज कहे तो ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टी दिशा में। तो हम जान गए कि जो पूर्व दिशा वो जो है आगे है और पश्चिम दिशा पीछे है। जैसे यदि आप NCERT खोल के जब पेज देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूर्वी गोलार्ध में समय आगे है और पश्चिमी, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल गोल घूम रही है। तो इस निर्धारण को देख के, समय का निर्धारण देखते हुए हमने एक मानक रेखा किया जो कि कहाँ से होकर गुजर रही है, जो कि ग्रीनविच, ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, और वहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से समय का निर्धारण करते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं जैसे हमारा जो भारत है वो किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 66.68 डिग्री 24 मिनट 25 मिनट। डिग्री, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार से तात्पर्य यह है कि जैसे हमारा ये भारत है, ये आपका अक्षांश है, तो हम कह सकते हैं चूँकि हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए ये आपका हो गया 68 अंश 7 मिनट। 68 अंश, ये आपका 68 अंश 8, ये आपका अक्षांशीय है। 8 अंश 4 मिनट से ले करके इधर आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भारत की मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5, तो 23.5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम कह देंगे कि जो सबसे किनारे है यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट से होके गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट, किस उत्तरी
उत्तरी अक्षांश। उत्तरी हमने क्यों लिया, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेके, ये चूँकि पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में तो नहीं है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका हो जाएगा 25 मिनट, और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट। पर मैंने क्या आपको बताया कि एक अंश पे 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से तो टोटल 30 अगर 68 से 97 में लगभग 30 रेखाएं आ जा रही, यानी 30 मतलब लगभग 2 घंटे का अंतराल आ जाएगा। तो पता लगा कि भारत के एक छोर पे 2 घंटे 5 बज रहे हैं और दूसरे छोर पे 7 बज रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे सुविधाजनक रूप से करने के लिए। भारत के एक मानक समय, जिस प्रकार से पूरे ग्लोब पे एक मानक रेखा मान लिया गया, वैसे समय के आधार पे एक स्थानीय मानक समय मान लिया गया है, लोकल टाइम जोन मान लिया गया है, जो कि 82.5 डिग्री माना गया है भारत में, जो कि कहीं फिक्स नहीं है कहाँ से होके गुजरती है, जो कि भारत के यहाँ से होके गुजरती है। यदि भारत, चलिए देखते हैं, बिता देते हैं।